हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, CISF ASI LDC के प्रीवियस ईयर्स के मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जा रहा था, जिसमें पार्ट 1 का वीडियो आ चुका है, जिसमें कि 18 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और उसके आगे के क्वेश्चन, उनको इस वीडियो में कवर करवाया जाएगा और हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि यह वीडियो भी लंबा ना हो और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से हम शुरू करते हैं। और हाँ, जो पिछले क्वेश्चंस को, पिछले वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मैथ वाले सेक्शन में जरूर देखिएगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे। और उसके आगे के सभी क्वेश्चन अब हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, घी की कुछ मात्रा में 60% शुद्ध घी और 40% वनस्पति घी है। अगर 10 किलो शुद्ध घी डाल दिया जाता है तो वनस्पति घी का अनुपात 20% हो जाता है। तो घी की मूल मात्रा क्या थी, यह पूछा गया है। तो देखिए क्या करेंगे कि इसमें जो घी की पूरी मात्रा थी वह मान लेते हैं 100x, ठीक है, 100x मान लेते हैं, जिसमें कि 60x क्या है, शुद्ध घी है, और 40x क्या है, ये है वनस्पति घी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 60 और 40 मिलाकर 100x हो जाएगा, यानी टोटल 100x। इसको डिवाइड कर दिए इनके रेशियो में। अब क्या बोल रहा है कि अगर 10 किलो शुद्ध घी डाल दिया जाए तो क्या करेंगे, शुद्ध घी वाले सेक्शन में हम 10 किलो और मिला देंगे। तो 60x प्लस 10 ये हो गया मिलाने के बाद, और यह 40x ज्यों का त्यों हो जाएगा, ठीक है। डाल दिया जाए तो वनस्पति घी का अनुपात 20% हो जाता है। देखिए ये जो पहले 40% था, अब बाद में यह 20% हो गया। इसके कंपैरिजन में यह 20% हो गया। तो जब यह 20% हो गया तो ऑब्वियस सी बात है यह हो जाएगा 80%। पहले 60% था, अब 80% हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मिलाकर 80 और 20 दोनों मिलाकर 100 हो जाएंगे। तो यह हमारा क्या बना, 60x प्लस 10 और यह 40x। तो 40x जो है यह 4 गुना कम है 60x प्लस 10 से, क्योंकि यह 20% है और यह 80% है। तो 80 से 20% 4 गुना कम है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, स्क्रीन खाली करते हैं, फिर बनाते हैं। तो यह हो गया 60x प्लस 10 और यह हो गया 40x, ठीक है, ये हो गया 40x। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको बराबर करने के लिए 40x में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यह 20x था और यह 80x था। तो बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए अगले वाले में। तो अब ये दोनों एक इक्वेशन बराबर हो गया। तो यानी हमारा यह इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, 60x प्लस 10 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 40 और 4 को, तो 160x, ठीक है। अब x एक साइड में ले जाते हैं तो हो जाएगा 160x माइनस 60x इक्वल टू 10, ठीक है। यह हमारा इक्वेशन बन गया। चलिए आगे देखते हैं। तो इस इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 160 में से 60 घटाएंगे तो हो जाएगा 100x इक्वल टू 10, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 10 बटे में 100, यानी कि 0 से 0 कट गया, 1 बटे में 10 हो गया x का वैल्यू 1 बटे में 10, x का वैल्यू हो गया 1/10। तो हमारा कुल मात्रा क्या था, 100x था। टोटल घी का मात्रा, वनस्पति घी और शुद्ध घी दोनों मिक्स किया हुआ पहले जो था 100x था। तो 100 ज्यों का त्यों रखेंगे और x का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो 1/10 हो जाएगा। 10 से 10 कट हो गया, यानी आंसर हमारा 10 आ गया। 10 kg जो था घी का मात्रा था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक प्लॉट को यदि 18,700 रुपये में बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। यहाँ पर तो को पढ़िएगा, मालिक को 15% का नुकसान होता है। 15% मुनाफा कमाने के लिए प्लॉट का बिक्री मूल्य होगा। देखिए मैं जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ, ये सभी
थ्योरेटिकल सॉल्व करवा रहा हूँ, किसी भी फॉर्मूले पर हम नहीं जाएंगे, आपको सीधा थ्योरी पे ले जाऊंगा। नॉर्मल आपको कैलकुलेशन करके ही सॉल्व करना है, क्योंकि आपके दिमाग को जितना ज़्यादा कैलकुलेशन मिलेगा उतना ही ज़्यादा शार्प होगा। अगर आप फॉर्मूले पे जाएंगे तो हर क्वेश्चन के लिए अलग तरीके से फॉर्मूला बनता है और ढेर सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि फॉर्मूले आपको याद करवाऊं, आपको डायरेक्ट हम थ्योरी से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो प्लॉट को यदि 18,700 रुपये में बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। तो जब 15% का नुकसान होगा तो कितने प्रतिशत में बेचा जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, 85% में उसने बेचा था। उसने जितने में खरीदा था उसका 85% ही पैसा लिया और उसे बेच दिया। कितने में बेचा? 18,700 रुपये में। यानी 18,700 जो है यह 85% है। ओके, तो अब बोल रहा है कि 15% मुनाफा कमाने के लिए प्लॉट का बिक्री मूल्य क्या होगा। यानी कि पूछ रहा है 115% कितना होगा, क्योंकि 100% तो उसका क्रय मूल्य था, 15% और जोड़ दिया जाए तो उसका मुनाफा भी ऐड हो जाएगा, तो 115% हो जाएगा। ठीक है, तो 85% है 18,700, तो 1% कितना हो जाएगा? 18,700 बटे में 85। ओके, बटे में 85। चलिए इसको आगे अच्छे से कर लेते हैं। हाँ चलिए आगे और देख लेते हैं, इसके बाद हम स्क्रीन को खाली करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि अब इसको निकालना है 115%। तो 115% निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इस वाले में 115 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 115% निकल जाएगा। ओके, और अगर पूछता कि उसका क्रय मूल्य कितना था तो 100% निकालते, तो 100% पे उसका क्रय मूल्य हो जाता है, यानी न मुनाफा न हानि। यानी कि यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन 15% का लाभ लेना है तो 115 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन को हम सही से लिख लेते हैं, इसी चीज़ को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो हो गया 18,700 बाई 85 इंटू 115, यही था। अब इसको क्रॉस कट कर देते हैं। तो 5 से हो गया 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 और ये हो गया 5 7 35, इतने बार में कट गया। और 17 से ये ऊपर का कट जाएगा कितने बार में? 1 1 00। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 5। ठीक है, और यहाँ 00 पुट कर देते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 25,300, जो कि ऑप्शन सी दिया गया है। प्लॉट की बिक्री मूल्य पूछा है ना 15% लाभ कमाने के बाद, तो 25,300 रुपये में अगर वह बेचता है तो उसे 15% का लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक व्यक्ति का वेतन 20% कम हो जाता है, उसके घटे हुए वेतन में कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि वापस उसका वेतन उतना ही हो जाए। तो देखिए, मान लेते हैं कि उसका 100 रुपये वेतन था और 20% कम हो जाता है उसका वेतन, यानी कि अब 80 रुपये ही उसे मिलते हैं। तो बोल रहा है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए कि वह दोबारा से 100 हो जाए। तो ऐसे कर देंगे कि 80 का x% इक्वल टू 100, वापस जाना है ना हमें, तो x% इक्वल टू 100। तो ये x जो होगा वो 100% से कुछ ऊपर जाएगा, और जितना ऊपर जाएगा वही आंसर होगा। आप देख लीजिए पहले, फिर बाद में समझ लीजिएगा। 80 का मतलब होता है गुणा। हम पढ़ते हैं बोर्ड मास में, पहले का को काटिए ता पीछे 2 भाग। तो जो का को काटिए यानी कि का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो का यानी गुणा, और x और 100 नीचे कर देते हैं, प्रतिशत को हटा देंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, इक्वल टू 100। यही इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर 4 से 4 दूनी 8, और ये इसको कर देंगे 2 से, 2 चौके 8, और ये 2 5 10। ठीक है, और ये 5 का मल्टीप्लाई इधर 100 में कर देंगे तो हो जाएगा ये 500, और इधर हो जाएगा 4x। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4x इक्वल टू 100 इंटू 5। तो x इक्वल टू 100 इंटू 5 बाई 4। 4 से ये कट जाएगा 100 तो हो जाएगा 25। तो 25 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो हो जाएगा 25 5 125। तो देखिए 125 है तो 100 से ऊपर जा रहा है 25, तो ये 25 आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 25 आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि बोल रहा है कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो 100 तो अपने आप में था, तो बढ़ाए हम 25 ही ना, तो 25% और बढ़ा दिया जाए तो वह अपने 100 मतलब पहले वाले वेतन में आ जाएगा। तो 25% यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक कक्षा में 40% छात्र महिलाएं हैं और पुरुष छात्रों की संख्या 42 है। एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया 44% छात्र जो हैं वह महिलाएं हैं, यानी कि लड़कियां हैं। तो 42 जो हैं यह लड़के हैं। तो बचा कितना, 44% लड़कियों को हटा दिया जाए तो टोटल 100% में से 44 माइनस कर देते हैं तो बचता है कितना, 56। तो ये 56% जो हैं यह लड़के हैं, और यही 56% क्या है, 42 लड़के हैं। यहाँ दिया गया है 42 लड़के, यह 56% के बराबर हैं। तो अब देख लेते हैं, 56% बराबर 42, तो बोल रहा है कुल छात्रों की संख्या, यानी 100% पूछ रहा है। तो 56% बराबर 42, तो 1% बराबर कितना होगा, 42/56। तो 100% बराबर कितना होगा, ठीक है। तो यहीं पर कर देते हैं 42/56 और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का। ओके, 42/56 गुणे 100, 42/56 गुणे 100। अब ये देखिए 4 से कट गया, 4 एकम 4, 4 चौके 16, ये 25 बार में, ये 14 से 14 तिहाई 42, और 3 गुणे 25 करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 25 तिहाई 75, 75 हमारा आंसर आ गया। यानी कि टोटल जो छात्र थे लड़की लड़के मिलाकर वो 75 थे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, आप थ्योरी को याद कीजिए, मैं कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं बता रहा हूँ, सारा क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है और आप ध्यान से पढ़िए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप अगर थ्योरी समझ गए तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एलडीसी में कोई ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछा जाता है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और याद रखिएगा परसेंटेज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज पढ़ लेने से आप मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे कि परसेंटेज तो अपने आप में सॉल्व हो ही जाता है, इसके अलावा आप CISI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, या फिर लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं सिर्फ परसेंटेज पढ़ लेने से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज को आप बुक से पढ़िए। अगर आपके पास RS अग्रवाल या और कोई बुक है तो उनको जरूर सॉल्व कीजिए। बुक अपने आप में सारे अच्छे होते हैं, बस आपको पढ़ने का ललक होना चाहिए, पढ़ने का आपके अंदर पैशन होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। एक कार मालिक को पेट्रोल की अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि पेट्रोल पर खर्च न बढ़े। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। तो मान लीजिए कि 100 रुपये लीटर था पेट्रोल, और अब बढ़कर कितना हो गया है, 125 रुपये लीटर हो गया, क्योंकि 25% की वृद्धि हुई है तो 125 रुपये लीटर हो गया। ओके, एक कार मालिक को पेट्रोल की अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि पेट्रोल पर खर्च न बढ़े। तो देखिए, मानकर चलिए कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल था, तो 100 रुपये का ही वो लेता था। ठीक है, अपना खपत वो 100 रुपया ही रखा था। मान लीजिए कि 100 रुपया ही वो खपत रखा था, और अब उसके ऊपर 125 रुपये का भार आ रहा है। अब उसे 125 रुपये निकालने पड़ेंगे उतना पेट्रोल लेने के लिए। तो अब वो क्या करेगा कि अपने पेट्रोल की खपत को कितना कम करेगा कि वापस से 100 रुपये पे चला जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 125 रुपये में कितना प्रतिशत घटाएंगे कि वापस से 100 हो जाएगा, यही चीज़ निकालेंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं 125 का x% इक्वल टू 100। अब देखिए ये 125 का x% इक्वल टू 100, तो आपको पता है कि 125 से 100 कम है, तो जो x% निकलेगा यानी कि x का वैल्यू जो निकलेगा उसे हम 100 में माइनस करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 100 से जितना कम होगा उतना ही प्रतिशत हम घटा रहे हैं, तो ये 100 बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली हम कट कर देते हैं 25 से, 25 5 125, ये 25 चौके 100, यानी x% इक्वल टू हो जाएगा 4/5, x% इक्वल टू 4/5। ओके, तो हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है ना, तो x/100 कर देते हैं। हमें पहले ही कर लेना चाहिए था बट अभी कर लेते हैं। तो x/100 इक्वल टू 4/5, प्रतिशत को मैंने हटा दिया।
अब ये 5 से कट गया 20 बार में, 20 5 100, और इस 20 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, तिरछा तिरछी गुणा, तो x इक्वल टू 80। ओके, तो ये जो 80 है यह 100 से 20 कम है, तो जो 20 कम है यानी आपको सिंपली करके दिखा देता हूँ, 100 माइनस 80 इक्वल टू 20, तो ये 20 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 20% हमने कम किया है, 125 में 20% घटाया है, तब जाके वापस से 100 बना है, खर्च को मेंटेन रखने के लिए पहले की तरह। तो ये 20% जो कम किए हैं यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ओके, आप क्वेश्चन को दोबारा से, वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए रुपए 400 2 वर्ष में 441 रुपये होते हैं, यानी 400 रुपया 2 साल के बाद 441 हो जाता है, तो यदि ब्याज दर 5% बढ़ जाती है तो इसकी राशि क्या होगी। तो देखिए यहाँ दिया गया है कि जो 400 रुपये था वह 2 वर्षों के बाद कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट था जिस पर कि 441 हो जाता है बढ़कर, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और बढ़ा दिया जाता है तो 2 साल के बाद वही 400 रुपया कितना बन जाएगा, कितना रुपया बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला का यूज करना होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ फॉर्मूला का यूज हम करेंगे। तो जो अमाउंट है टोटल जोड़ने के बाद जो अमाउंट बना है वह बना है 441 रुपया। सॉरी, पहले फॉर्मूला आपको बता देते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100, 2 साल के लिए स्क्वायर हो जाएगा, 3 साल होता तो ऊपर 3 हो जाता, पावर में 3 हो जाता। तो इस फॉर्मूला पर हम क्वेश्चन को सेट करेंगे। तो अमाउंट हो जा रहा है कितना, 441 इक्वल टू पी यानी कि प्रिंसिपल मूलधन, तो 400 रुपये था, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है तो आर को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, बाई 100 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये 400 जो है यहाँ पर नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ओके, तो इसको हम कर देते हैं 441 बटे में 400 इक्वल टू पी था कितना, पी हो गया, सॉरी 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये जो ऊपर का है यह 21 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, और नीचे वाला 20 का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 21 बाई 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहीं पे बता देते हैं, इक्वल टू ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। आगे हम लिख देते हैं 21 बाई 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, इसके बाद हो जाएगा क्या, 21 बाई 20 और ये जो 1 है ये इधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा इक्वल टू आर बाई 100, ये हो जाएगा आर बाई 100। ओके, अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो -1 है तो ये सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 21 माइनस ये 20 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 माइनस 20, 21 माइनस 20 बाई 20 इक्वल टू ये हो जाएगा आर बाई 100। ओके, तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो 21 में 20 जाएगा, 1 बाई 20 इक्वल टू आर बाई 100, 20 से ये 100 5 बार में चला जाएगा, तो r इक्वल टू ये 5 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तिरछी तिरछा, तो r इक्वल टू 5 आ जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यह 5 निकल कर आ गया। अब बोल रहा है कि 5% और ब्याज दर बढ़ा दी जाती है, तो +5 और कर देते हैं तो हो जाएगा 10। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 हो गया है, तो यहाँ पर अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो हमारा मिश्रधन क्या होगा, यानी अमाउंट क्या होगा। ओके, तो 10% पर निकाल लेते हैं, तो अमाउंट इक्वल टू x, यानी अमाउंट को x रखते हैं, क्या निकल कर आएगा वही आंसर होगा। प्रिंसिपल हो जाता है 400, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता चल गया 10%। अब अगला नेक्स्ट वाला जो है नया वाला 10% बटे में 100, डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे रख रहे हैं, तो और 2 साल में निकालना है तो 2 ऊपर स्क्वायर हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं,
400 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 100 प्लस 10 बटे में 100 का होल स्क्वायर, ये 10। तो ये ऊपर का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110, नीचे का 100। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। 400 इंटू 110 बटे में 100 का होल स्क्वायर, जीरो से जीरो कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 400, डायरेक्ट इसे स्क्वायर कर देते हैं। तो इंटू 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। यहाँ पर दो जीरो से दो जीरो इधर कट हो गया और 4 का मल्टीप्लाई 121 में कर देंगे तो 4 4 दूनी 8 4, 484 रुपया। यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यही एक्स का वैल्यू है। अगर 10% हो जाता है, 5% बढ़ा दिया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारा जो मिश्रधन होगा 400 रुपया जो है यह बढ़कर 484 हो जाएगा। मिश्रधन 484 हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2 वर्ष में एक राशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर कुल योग रुपया 1352 होता है, तो राशि है, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है, हमारा मूलधन पूछा है। तो अमाउंट को हम लिख देंगे 1352, फॉर्मूले पे डायरेक्ट सेट करेंगे। फॉर्मूला पे इसको रखना पड़ेगा, तो देख लीजिए फॉर्मूला, और पी ज्यों का त्यों है क्योंकि पी हमें निकालना है। ओके, यहाँ पर हमें पूछा गया क्या चीज़, राशि। तो राशि यानी कि अमाउंट, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारा ज्यों का त्यों। उसके बाद हो जाएगा 1 प्लस आर है 4%, तो 4 बटे में 100 का होल स्क्वायर। 2 साल के लिए बोला गया तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 4 से 100 25 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1352 इक्वल टू पी, ब्रैकेट में ये 25 और ये 4 की जगह पर कटने के बाद 1 बचेगा, तो 25 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा 25 और ये 1 जुड़ जाएगा 26, 26 बटे में 25 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1352 इक्वल टू पी इंटू 26 का जो स्क्वायर था ऊपर, उसको 26 बटे में 26 इंटू 26 कर देते हैं और नीचे 25 इंटू 25 कर देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 26 से 1352 को काटेंगे, तो यह कितने बार में कटेगा, 26 से ये 5 बार में बचेगा 3, बचेगा 5, 26 दूनी के 52, 52 बार में कट गया। और ये 26 से 52 फिर से कट जाएगा 2 बार में। ओके, और ये 25 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 625। और 625 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, इस 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1250। ये 1250 पी का वैल्यू हो गया, तो 1250 ही हमारा प्रिंसिपल होगा, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया हो तो। वैसे मैं क्लियर समझा दिया हूँ, फॉर्मूले पे सेट करके खुद से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक सर्कस की प्रथम श्रेणी की टिकट का मूल्य 12 रुपए है। जब मूल्य कम कर दिया गया तो दर्शकों की संख्या 80% वृद्धि हुई, यानी जब टिकट का रेट घटा दिया गया तो दर्शक बढ़ गए, वहां पर विजिटर जो थे वो बढ़ गए, 80% वृद्धि हो गई। तो कुल आय में 20% की वृद्धि हुई और दर्शक की वृद्धि हुई तो 20% की इनकम में वृद्धि हो गई। जो सर्कस का इनकम था उसका वृद्धि हो गया, यानी कि उनका जो गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ 20% और बढ़ गया। अब प्रत्येक टिकट का मूल्य क्या है, तो टिकट का रेट पूछ रहा है कि घटाने के बाद टिकट का रेट कितना हो गया। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो सर्कस का टिकट का मूल्य था वो 12 रुपये था, तो 12 रुपये लिख दिए। और बोल रहा है कि जब 12 रुपये से कम कर दिया जाता है टिकट का मूल्य तो दर्शक के संख्या में 80% का वृद्धि होता है। तो जब 12 रुपये था तब मान लेते हैं कि 100 दर्शक आते थे, तो जब 100 दर्शक आएंगे और 12 रुपये सभी एक एक लोग देंगे तो टोटल मिलाकर 1200 रुपये का इनकम होगा किसको, सर्कस मालिक को। तो 1200 रुपये कमाता था सर्कस पहले 12 रुपये पे, ठीक है। अब क्या किया गया कि 12 रुपये से कम कर दिया टिकट का मूल्य, तो यानी कि हम कर देते हैं 100 रुपये कर दिया। हमें यही प्राप्त करना है कि टिकट का मूल्य क्या हो गया है कम करने के बाद। तो जब 100 रुपये कर दिया तो 80% की वृद्धि होती है दर्शकों में, यानी पहले 100 आते थे अब 180 आने लगे, अब आने लगे 180 लोग। तो इनका इनकम हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो 180 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180x। अब ये इतना पैसा कमाने लगे,
सर्कस वाले 180x कमाने लगे। पहले 1200 कमाते थे, टिकट का प्राइस कम करने के बाद 180x कमाने लगे। और ये 180x जो है यह 1200 से 20% ज़्यादा है, क्योंकि बोल रहा है कि कुल आय में 20% की वृद्धि होती है। तो 180x 1200 से 20% ज़्यादा है। तो लिख लेते हैं, ये 1200 हो गया, यहाँ पर 180x हो गया, और ये जो है 1200 से 20% अधिक है। तो इसका अर्थ हो गया कि 1200 का 120% 180x है, क्योंकि 20% अधिक है ना ये, तो 120% हो जाएगा। 100% तो अपने आप में ये है ही, इसका 20% और ज़्यादा यानी कि 120%। तो हम इसे लिख सकते हैं 1200 का 120% इक्वल टू 180x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्लियरली लिख सकते हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, और अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो प्रतिशत को हम बटे में 100 कर देंगे यहाँ पर। तो आगे देखते हैं, 1200 का 120 बटे में 100 कर देंगे, परसेंटेज को हटाकर, इक्वल टू कितना, 180x। डबल जीरो से ये डबल जीरो एक ऊपर का और एक इधर का कट गया, 12 का 12 में मल्टीप्लाई 144, और ये जीरो जीरो का त्यों रख दिए, इक्वल टू 180x। अब 180 से हम इसे काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 18 वाट 44 से 8 बार में कट गया, जीरो से जीरो कट जाएगा और 8 बार में ये कट गया, यानी कि x इक्वल टू 8 निकल कर आ गया। यानी यही 8 रुपये जो है यह टिकट का मूल्य हो जाता है घटने के बाद। यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ₹8 जो है यह सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। किसी शहर की जनसंख्या जो है 5% हर साल बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है तो 3 साल पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। यानी कि 3 साल बीत गए हैं, 3 साल पहले का पूछ रहा है कि कितनी जनसंख्या थी। आज की डेट में 1,85,220 जनसंख्या है, ठीक है। तो 5% प्रति वर्ष बढ़ता है। तो इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए 3 साल पहले जनसंख्या x थी, ठीक है, अगले साल बढ़ा तो अगले साल कितना प्रतिशत, 5% बढ़ा, तो इसका 105% हो जाएगा अगले साल। प्रतिशत को डायरेक्ट x बटे में 100 कर देते हैं, ठीक है। फिर इतना जो हुआ अगले साल, यानी कि एक साल में इतना जो हुआ, इसका 105% फिर बढ़ा दूसरे साल में, ठीक है। और फिर ये 2 साल का इतना जो हो गया, इसका फिर से 105% हो गया तीसरे साल में। तो इतना बढ़ने के बाद इक्वल टू ये जनसंख्या निकल कर आया 1,85,220। यह जनसंख्या इतना सब होने के बाद तो आया है। तो इसे हम पहले कट कर लेते हैं। 5 से ये कट हो गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये चला जाएगा 20 बार में। तो 21 बटे में 20, ये भी 21 बटे में 20, ये भी 21 बटे में ये हो गया 20, ठीक है। तो हम इसे कर लेते हैं, x इंटू 21 बटे में 20 इंटू 21 बटे में 20 इंटू 21/20 इक्वल टू 1,85,220, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, फिर भी हम छोड़ेंगे नहीं, इसे हम क्रॉस करेंगे। तो 7 से 3 टाइम्स में ये 7 से कटेगा 2 बार में, 7 दूनी 14, बचेगा 4, 7 छक्के 42, 3, 7 चौके 28, 4, 7 छक्के 42, कितने बार में ये कट हो गया। अब फिर से ये 3 से ये कट हो जाएगा, 3 7 21, 3 बाटे 24, 8 बार में, बचेगा 2, 3 बाटे 24 फिर हो गया, फिर 3 दूनी के 6 और ये हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, 21 है तो इसको भी 7 से कट करेंगे 3 बार में। ये 7 से 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14, 7 छक्के 42, फिर 3 से ये भी कट हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 0, 21 से डायरेक्ट ये हो जाएगा 21 दूनी के 42, 20 बार में, 20 बार में ये कट हो गया। और ये 20 20 20 का मल्टीप्लाई करके इस 20 में और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8
पर 3 जीरो, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 20 में, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 और हो जाएगा 0 1 2 3, यानी कि 1,60,000। ये हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर निकल गया। ठीक है, ऑप्शन सी 1,60,000 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 साल पहले जो जनसंख्या थी 1,60,000 थी, वह बढ़कर 1,85,220 3 साल के बाद अभी हो गई है। तो आंसर ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 65% अंकों की आवश्यकता है, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए 65% हमें मार्क्स लाना जरूरी है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 600 हैं तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगा। तो देखिए टोटल जो मार्क्स है ये 600 का है, ठीक है, और इसमें 65% लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। ओके, तो बोल रहा है कि जो कट ऑफ है वह कितने नंबर पर जाएगा, कितने नंबर पर कट ऑफ निकल कर आएगा। तो इतने का 65% अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली 65% लिखते हैं, 600 का 65%, तो 600 गुणे 65 बटे में प्रतिशत को हटाकर बटे में 100 कर दिए, डबल जीरो से ये डबल जीरो चला गया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30, 3 6 के 36, 3 39, 390, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। एकदम इजी था, लिखा हुआ ज़्यादा है लेकिन आंसर इसका बहुत कम में आ गया। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा आप भी अपने से इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, 4% वार्षिक की दर पर 2 वर्ष के लिए दिए गए 1250 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला देखना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर 2 साल का पूछा गया हो तो एक फॉर्मूला होता है डिफरेंस इक्वल टू डी इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। यह 2 साल के लिए फॉर्मूला है। अगर 3 साल पूछा जाता तो फॉर्मूला कुछ और हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर 2 साल का ही पूछा जाता है, तो हम 2 साल का देखेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल रख देते हैं 1250, ब्रैकेट में आर दिया गया है 4 बटे में 100, ये कर दिए का होल स्क्वायर। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है हमें। तो 4 से 100 को कट किए तो 4 से 25 बार में कट गया, ठीक है, 25 बार में कट हो गया। तो लिखते हैं 1250 इंटू 1 बटे में 25 और होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे कि स्क्वायर को हटा देंगे। हम यहाँ पर करते हैं 25 इंटू 25 कर देते हैं, सिंपल हो गया। अब 25 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 5 125, और इस 25 से ये 2 बार में, यानी कि हमारा 2 आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में 2 रुपये का अंतर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी जिसे कुल अंकों के 30% अंक प्राप्त हुए हैं और 8 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 30% अंक मिलते हैं और वह 8 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य परीक्षार्थी जिसे कुल अंकों के 35% अंक प्राप्त हुए, उसके अंक उत्तीर्णांकों से, यानी कि जितना पास होने के लिए नंबर चाहिए था उससे 12 अंक अधिक है, यानी 35% प्राप्त करता है तो 12 अंक अधिक पा लेता है जो पास होने वाला अंक था उससे, और ये जो 35% अंक प्राप्त करता है वह 8 अंक कम प्राप्त करता है जितना पास होने के लिए चाहिए था उससे। यानी कि अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि ये एक संख्या है, इस पे हमें पास कर जाना है, इससे 8 कम है, इससे 8 माइनस है तो 30% पाता है, ठीक है, और इससे अगर 12 ज़्यादा है प्लस 12 है तो 35% पाता है। सारा खेल आपके लॉजिक का है, अगर सोच लिए समझ लिए तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये 8 माइनस है हमारे इस पासिंग पॉइंट से और ये 12 ज़्यादा है, यानी अगर जोड़ा जाए कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है तो ये 8 कम है, ये 12 ज़्यादा है, यानी कि टोटल 20 का डिफरेंस है। 8 कम था, इसके नीचे था पासिंग पॉइंट से, और ये 12 ज़्यादा था पासिंग पॉइंट से, यानी इन दोनों के नंबर में 20 का डिफरेंस है। ओके, और ये देखिए प्रतिशत में कितने का अंतर है, तो 30% लाया था, ये 35 लाया, यानी कि 5 का अंतर है। 5% जो है वही ये 20 है ना,
ये 5% का जो अंतर था वही अब 20 अंक का अंतर है। यानी कि हमें पता चल गया कि 5% बराबर 20 अंक। तो पूछ रहा है कि कुल अंक कितने हैं, तो 100% पूछ रहा है, तो 5% बराबर 20 अंक, तो 1% बराबर 20/5 अंक। ठीक है, 5 से कटा देते हैं यहाँ, तो 5 चौके 20, 1% बराबर 4 अंक हो गए। अब तो 4 अंक हो गए, 1% बराबर तो 100 अंक, 100% बराबर 400 अंक। डायरेक्टली आप समझ लीजिए, तो आंसर हमारा 400 निकल कर आ जाएगा। ओके, या फिर हम इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि 5% बराबर 20 अंक, 5% बराबर 20 अंक, तो 5 से 20 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 20 से भी 20 गुना करेंगे तो 100% निकल जाएगा। तो यानी 20 × 20 बराबर 400। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, 10 पारियों में एक क्रिकेटर ने 56 की औसत से रन बनाए। 10 पारियों में एक क्रिकेटर ने 56 की औसत से रन बनाए, यानी कि औसतन हर पारी में उसने 56 रन बनाए हैं। 11वीं पारी के बाद उसकी औसत रन में 4 की वृद्धि हुई। 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? ठीक है, तो देखिए 10 पारियों तक उसने हर पारी में 56 रन बनाए। ओके, तो कुल मिलाकर उसने कितने रन बनाए? 10 पारियों तक में उसने कुल मिलाकर 560 रन बनाए। हर पारी में अगर 56 रन बनाता है तो 10 पारी में कुल मिलाकर 560 रन बनाएगा। 10 का मल्टीप्लाई कर दिए 56 में, तो 560 रन बनाया। अब क्या होता है कि 11वीं पारी के बाद उसकी औसत में 4 की वृद्धि हुई। 4 की वृद्धि हुई, यानी जो पहले 56 का औसत था उसमें 4 की वृद्धि हुई, वह 60 हो गया। इसमें 4 जोड़ दिया, 4 की वृद्धि कर दिया तो 60 हो गया। अब इसने क्या किया कि 11वीं पारी में इतना रन बना दिया कि अब जोड़ा जाए तो हर पारी में उसके द्वारा औसत रन यानी कि एवरेज रन 60 हो जाता है। तो 11वीं पारी में कुल मिलाकर अब हो जाता है 60 × 11, यानी कि 660 रन उसने 11वीं पारी में कंप्लीट कर लिया। 660 रन उसने 11वीं पारी में कंप्लीट कर लिया, और 10वीं पारी तक उसने 560 रन ही कंप्लीट किए थे। तो पूछ रहा है 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? तो 11वीं पारी में 660 रन उसने कंप्लीट किया है, इसमें से 10वीं पारी तक को घटा दीजिए, 560 को घटा दिए तो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है 100। इसको घटाते हैं, अगर घटाते हैं तो 100 आंसर आता है। तो यानी कि हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 रन उसने 11वीं पारी में लगाई, जिसके कारण 60 रन का एवरेज बन गया प्रत्येक पारियों में। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। सभी की औसत आयु क्या होगी? अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो सभी की औसत आयु क्या होगी? हमें नहीं पता है कि लड़के कितने थे या फिर लड़कियां कितनी थीं, तो हम कैसे पता करेंगे कि औसत आयु क्या थी? अगर एक लड़का का 16 हो, एक लड़की का भी 16 और कक्षा में 2 ही लड़के लड़कियां हैं, एक लड़का और एक लड़की है, तो हम निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक लड़का एक लड़की है। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गणना नहीं हो सकती है। ओके, हमारे पास डाटा जो है वो अनअवेलेबल है, पूर्ण रूप से हमें डेटा नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या को छोड़ दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो निकाली हुई संख्या है जो जिस संख्या को हम छोड़े हैं, बाहर कर दिए हैं, वो कितनी है यह बताना है। तो 5 संख्याओं का औसत 27 है। तो 5 संख्याओं का 27 है औसत, तो पांचों संख्याओं को मिलाकर कितना हो जाएगा? 5 × 27 बराबर 7 × 5 = 35, 5 दूनी के 10 3 13, 135 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो है औसत, 5 संख्याओं का जो औसत 27 था, तो टोटल जो संख्या हो जाएगी जोड़ने के बाद पांचों को 135 हो जाएगी। और एक संख्या निकालने के लिए बोला है, अगर वो निकाल देते हैं तो औसत 25 हो जाएगा। तो जब एक संख्या निकाल देंगे तो टोटल संख्या 4 ही बचेंगे ना, तो 4 संख्याओं का औसत हो जाता है 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है? 25 चौके 100। एक संख्या निकाल देने के बाद
टोटल संख्या को जोड़ने पर 100 होता है और नहीं निकाले थे तो 135 हुआ था। तो निकाला गया संख्या के कितना है, तो इस 35 में से 100 को हम घटा देंगे तो हमारा निकला हुआ संख्या पता चल जाएगा। तो 135 में से 100 को जब घटाते हैं तो हमारा निकल के आता है 35, यानी ये 35 जो संख्या है इसे हम निकाल दिए थे। यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। यदि 55, 60 और 45 छात्रों के 3 बैचों का औसत अंक 50, 55, 60 है तो सभी छात्रों का औसत अंक कितना होगा, हमें पता लगाना है। देखिए यहाँ बोला गया है कि जो ये 55 छात्र हैं इनका औसत अंक 50 है, ये 60 जो छात्र हैं इनका औसत अंक 55 है और ये 45 छात्रों का औसत अंक 60 है। तो सभी छात्रों का औसत अंक हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि टोटल निकालेंगे, इनका इनमें मल्टीप्लाई, इनका इनमें मल्टीप्लाई और इनका इनमें मल्टीप्लाई, ऐसे कर देंगे तो हमें टोटल छात्रों का अंक पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले करते हैं 55 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, 5 का 5 में 25, 25 2 27, ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसका इसमें करेंगे 60 और 55 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 और 6 5 30 3 33, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम 45 का 60 में करते हैं तो हो जाएगा 6 5 30, 6 चौके 24 और 3 27, ये हो गया। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं तो टोटल हमारा अंक मिल जाएगा कि टोटल छात्रों के द्वारा जो अंक प्राप्त किया गया था वो कितना था। तो हम जोड़ते हैं 0 0 0, ये 0 का 0 में जोड़ के 5, तो ये 5 हो गया। 7 3 10, 7 17, हाथ में 1 आया, 2 3 2 5, 5 2 7 और 1 8, इतना अंक हो गया। अब बोल रहा है कि सभी छात्रों का औसत अंक कितना है, तो अब डिवाइड कर देंगे सभी छात्रों से। तो छात्रों की टोटल संख्या कितनी है, ये ऊपर वाला जो है 50 60 और 45, इनको जोड़ देंगे तो छात्रों की संख्या आ जाएगी। तो जोड़ते हैं हम 5 5 10, फिर उसके बाद हो गया 6 5 11, 11 4 15, अब 15 और एक हाथ में था 16, 160। टोटल छात्र 160 हैं तो 160 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, जो कट कर आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि औसत अंक पूछा गया है टोटल अंक में से टोटल छात्रों को डिवाइड करने के बाद। तो 0 से 0 कट गया, 16 से काटेंगे तो 16 5 80, 16 5 80 हो गया, 16 चौके 64, 64 1 65 हो गया, 11 यहाँ पॉइंट दे देंगे तो 16 32, 16 5 16 6 96, लगभग 6 हो जाएगा। ठीक है, 54.6, 16 6 96, फिर उसके बाद 4 और 10 14, फिर बचेगा 14 तो हो जाएगा 140। फिर 16 से कटेंगे, आप काट के देख लीजिएगा, मैं वैसे अपने तरीके से काट रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, वैसे इजीली आप काट लीजिएगा। तो 16 5 80, 16 96, 16 8 28, 128, 16 9 24, 8 बार में जाएगा। ठीक है, 54.68, यानी कि कहाँ दिया गया 54.68, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप इसे कट कर लीजिएगा, एक्चुअली मैंने आपको सही तरीके से बताकर नहीं काटा है, मैं अपने तरीके से काटा हूँ, बट यही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एक बच्चा एक कटोरी के साथ खेल रहा है, उसमें 65 खिलौने हैं, उसने उसमें 25 को निकाला लेकिन 18 को वापस कटोरी में डाल दिया। 65 में से 25 को बाहर निकाला और 18 को फिर वापस डाल दिया। तो हम यहाँ डायरेक्ट करते जाते हैं। 65 खिलौने हैं कटोरे में, उसमें से कितना निकाला, 25 बाहर निकाला और 18 फिर से वापस डाल दिया। तो कितना बचा उसके पास, उसके पास बचा 7। ठीक है, 7 उसके पास है और अंदर डाल दिया 18, तो टोटल उसमें, चलिए उसको छोड़ देते हैं, 7 उसके हाथ में है। अभी आगे देखते हैं। फिर उसने 22 को बाहर निकाला, 22 को फिर निकाला बाहर, प्लस 22, 7 + 22, और कटोरी में 17 को वापस डाल दिया। फिर इसमें से 17 को वापस डाल दिया, तो 22 में से 17 को फिर वापस डाल देते हैं, तो कितना बचेगा, हो जाएगा 3 और 2 5, 5 इसमें से भी बचा, यानी 7 5 12 अभी उसके हाथ में है, उसके हाथ में अभी 12 बचे हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि अंत में उसने 18 खिलौनों को वापस निकाला, फिर 18 को निकाला, फिर उसके बाद अंततः कितने खिलौने कटोरे के अंदर और कितने बाहर हैं। तो इन दोनों को जोड़िएगा, ये बाहर वाले हैं, यानी कि टोटल 30 जो है उसके बाहर हैं और कटोरे के अंदर टोटल 65 में से 30 गया 35 हैं।
35 अंदर और 30 बाहर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना सारा डेटा दिया गया है बट किसी काम का नहीं है। आपको डायरेक्टली आंसर सॉल्व करते जाना है, इजीली जोड़ और घटाओ यानी ऐड और सब्सट्रैक्ट यही करना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 35 अंदर 30 बाहर, तो कहाँ दिया गया है 35 अंदर 30 बाहर। क्वेश्चन ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? तो देखिए बोल रहा है सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 साल है, यानी जन्म के समय 5 साल पहले, यानी जन्म जब हुआ था वह 5 साल पहले हुआ था, तो 5 साल पहले का औसत आयु पूछ रहा है। तो अब देखिए मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 5 सदस्यों का औसत आयु 21 वर्ष है, यानी कि टोटल जो आयु है क्या करेंगे कि 21 × 5 कर देंगे तो हो जाएगा 105 टोटल उम्र है। सबका उम्र अगर जोड़ दिया जाए तो 105 है। ठीक है, अब बोला गया है कि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है, तो क्या करेंगे उसके जन्म के समय का अगर हमें औसत पता करना है तो आपको मालूम होगा कि उसके जन्म के समय में वो जन्म नहीं लिया था, तो यानी कि 5 लोगों में से एक आदमी घट गया था, एक सदस्य घट गया था, यानी कि टोटल 4 सदस्य हो गए थे। तो 5 साल पहले 4 सदस्यों का औसत आयु पूछा गया है, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए 5 साल पहले तो 5 और 5 सदस्य थे, 5 साल पहले तक तो 5 सदस्य अवेलेबल थे, तो इंटू 5 यानी कि टोटल जो उम्र था 25 5 × 5 25, ये कम हो जाएंगे। 5 साल पहले ये 25 साल घटा दिया जाएगा 105 में से। ठीक है, तो टोटल उम्र निकल जाएगा 4 लोगों का, तो 105 में से 25 घटेगा तो बनेगा हमारा 80, और उस समय सदस्यों की संख्या 4 थी, तो एक एक सदस्य का जो उम्र है औसत आयु है वह हो जाएगा 80/4, यानी कि काटने के बाद हो जाएगा 20 वर्ष औसत आयु थी छोटे सदस्य के जन्म के समय में 4 सदस्यों का औसत आयु। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 20 साल। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। रूही, रीचा और रीमा की कुल आयु 60 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग क्या था? तो देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 60 साल है, 60 वर्ष है अभी तीनों की आयु जोड़कर, तो 3 साल पहले ऑब्वियस सी बात है 3 × 9 9 साल घटा दीजिए, तीनों के उम्र में 3 साल निकाल कर और उसे घटा दीजिए 60 साल में, तो 9 साल घटा देते हैं तो हो गया 51 साल। यही हमारा ऑप्शन सी आंसर हो गया, एकदम ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक माँ और उसके 6 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। माँ और उसके 6 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, यानी टोटल 7 लोग हो गए, माँ और 6 बच्चे, यानी 7 लोगों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो टोटल आयु को अगर हम निकालें तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 × 7 = 84 वर्ष है टोटल आयु सबका मिलाकर। ठीक है, यदि माता की आयु को बाहर रखा जाए, माता की आयु हमें पता नहीं है लेकिन अगर उसे बाहर रख देते हैं तो औसत 5 वर्ष कम हो जाती है। ओके, तो यानी जो 12 है उसमें 5 घटा दीजिए, माता की आयु निकाल देंगे तो अब कितने लोग बचे? 6 लोग बचे, क्योंकि माता तो बाहर हो गई, तो 6 बच्चे बचे। इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष कम करेंगे 12 में तो हो जाएगा 7, और इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल बच्चों का आयु जुड़ जाएगा, मतलब कि जोड़ने के बाद जो होगा वो पता चल जाएगा। 7 × 6 = 42 साल है टोटल बच्चों का आयु जोड़ने के बाद, और टोटल माता को मिलाकर 84 साल था, तो माता का सिर्फ निकालने के लिए 84 में से 42 को घटा देंगे, 84 में से 42 को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और ये 4 गया 4, 42 साल, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। 42 साल माता का आयु था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 की ओर चलते हैं। ए, बी और सी मिलकर साझेदारी में व्यवसाय शुरू करते हैं। उनकी पूंजी का अनुपात 3, 4 और 7 है, यानी कि 3, 4, 7 के अनुपात में उन्होंने अपना पैसा लगाया व्यापार के लिए। यदि उनका वार्षिक लाभ 21,000 है तो इस लाभ में सी की हिस्सेदारी क्या होगी? मतलब कि उस लाभ में सी का जो हिस्सा बनेगा वह कितना होगा? तो अब इसे हम देखते हैं। 1 साल के लाभ को बोला है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनका अनुपात लिख देते हैं 3, 4, 7। इसी हिस्से में उन्होंने लगाया था अपना पैसा, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब इन्होंने साथ में पैसे लगाए तो जो इनकम होगा उनका उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे।
अरे मैं 10 रुपये लगाऊंगा और आप 20 रुपये लगाएंगे, यानी 2 गुना लगाए हैं पैसा। अगर हम दोनों का इनकम होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इनकम होगा उसमें 2 गुना आप लेंगे, और मतलब कि 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा आप लेंगे, 1 हिस्सा मैं लूंगा। तो इसी तरीके से यहाँ है, तो सी का पूछ रहा है, तो सी ने 7 जो रेशियो लगाया था वह लगाया था, तो ऑब्वियस सी बात है 7 रेशियो इसका हो जाएगा। तो टोटल रेशियो जो है यह कितना है, जोड़ देंगे तीनों को, 7 4 11 और 11 3 14, 14 जो रेशियो है तो वो इनकम बन जाता है उनका 21,000, यानी 14 बराबर 21,000। तो हमें निकालना है सी का रेशियो, यानी ये 7 कितना होगा, तो 14 बराबर 21,000, तो इसका हाफ हो गया 7, यानी कि 21,000 का हाफ कितना हो जाएगा, 21,000 का हाफ हो जाएगा 2050, यानी कि 1050, 1050, 21,000 सॉरी 21,000 था, तो यहाँ एक और जीरो बढ़ेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया, 10,500 रुपये सी का हिस्सा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। पी और क्यू ने एक व्यापार में निवेश किया, पी और क्यू ने एक व्यापार में निवेश किया, मुनाफे में 2:3 के अनुपात में बांटा गया। अगर पी ने इतना रुपया यानी कि 40,000 रुपया निवेश किए तो क्यू द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी। अब मुनाफे में जिस तरीके से बांटा जाएगा उसी तरीके से उन्होंने इन्वेस्ट भी किया होगा, तो यहाँ पर 40,000 रुपया लगाया था किसने, पी ने, तो क्यू कितना लगाएगा, तो 40,000 जो है यह 2 रेशियो के बराबर है, तो 3 रेशियो के बराबर कितना होगा, तो 2 रेशियो के बराबर 40,000 है, तो 1 रेशियो के बराबर हो जाएगा 40,000 बटे में 2, यह 1 रेशियो के बराबर हो जाएगा, यानी कि 40,000 था ना, तो 20,000 हो जाएगा 1 रेशियो के बराबर। तो 3 रेशियो के बराबर पूछ रहा है, यानी कि क्यू कितना निवेश किया था, तो इसका 3 गुना कर देंगे, तो 20,000 का 3 गुना हो जाएगा 60,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ए बी सी किसी व्यवसाय में सहभागी हैं। ए ने 350, बी ने 450 और सी ने 550 लगाए। इनका इन्वेस्टमेंट बताया गया है। यदि वर्ष के अंत में 405 का लाभ होता है, जो फाइनल प्रॉफिट होता है पूरे साल के अंत में वह 405 का होता है, तो सी का लाभ में कितना हिस्सा होगा। अब देखिए सी ने कितना लगाया था 550, तो पहले क्या करेंगे, इन तीनों का रेशियो निकालेंगे, 350, 450 और 550, इन तीनों को कट करेंगे, 0 0 0, तीनों का कट हो गया, 5 7 35, 5 9 45, और ये 11 बार में 5 से कट जाएगा, यानी कि 7 9 और 11 का इनका रेशियो बन रहा है। ठीक है, इसी रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो 405 में सी का हिस्सा कितना होगा, तो ये 11 रेशियो के बराबर होगा। पहले तीनों रेशियो को जोड़ लेते हैं, तो 9 7 16 और 16 और 11 27, 27 बराबर 405 है, जो 27 रेशियो या 405 के बराबर है। तो 405 में 27 का डिवाइड करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। तो डिवाइड करते हैं, 27 से 405 को अगर डिवाइड करेंगे, 27 से ऐसे कर लेते हैं, तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 27 9 से कटेगा, 9 तिहाई 27, और ये 9 से कट जाएगा, 9 चौके 36 और 9 पाँचे 45, और ये 3 से 45 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 15 बार में कट गया। ठीक है, तो 15 जो है 1 रेशियो है, 1 रेशियो बराबर 15, तो सी का हमारा पूछा हुआ है, तो ये 11 रेशियो जो है यह सी का है, तो 1 रेशियो बराबर 15, तो 11 रेशियो बराबर कितना होगा, 15 15, ये हो जाएगा 165, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, 165 रुपये सी को मिलेगा इस पूरे प्रॉफिट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, 8 मीटर गुणे 6 मीटर गुणे 22.5 सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर गुणे 11.25 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए क्या करेंगे, सिंपली दीवार का आयतन ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई करके दीवार का आयतन निकालेंगे, बटे में 1 ईंट का आयतन निकालने के लिए नीचे वाले तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको बटे में रख देंगे। दीवार के आयतन बटे में ईंट का आयतन करेंगे तो ईंटों की संख्या पता चल जाएगी। ओके, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 8 मीटर गुणे, मीटर को डायरेक्ट हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 सेंटीमीटर गुणे 600 सेंटीमीटर गुणे, ये सेंटीमीटर में ही दिया गया है तो इसको 22.5 ही रहने देंगे। ओके, बटे में
25 सेंटीमीटर सारे सेंटीमीटर में ही दिया गया, तो कहीं भी मल्टीप्लाई 100 का नहीं करना है। तो 25 गुणे 11.25 गुणे 6। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 11.25 से 22.5 जो है 2 बार में कट जाएगा। 6 से 600 100 बार में कटेगा। ओके, और 25 से 800 कितने बार में कटेगा? 25 चौके 100 32 बार में कटेगा। ये 32 बार में कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बचा हमारा 32, 100 और ये 2, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 दूनी के 64 और मल्टीप्लाई 100, 6400 6400, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी 6400 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6400 ईंटों की आवश्यकता होगी पूरे दीवार को बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। एक कमरा 26 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। फर्श पर एक 14 वर्ग मीटर का कालीन बिछाया गया है। कितना क्षेत्र कालीन द्वारा ढका हुआ नहीं है? ठीक है, तो मान लीजिए यह कमरा है, इसकी लंबाई है 26 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर। ओके, और यह कालीन से ढका हुआ है। एक कालीन इसे ढका हुआ है जिसमें कि ये पूरा ढका हुआ पार्ट है और कुछ पार्ट जो है यह खाली है। ठीक है, तो खाली पार्ट है जहाँ पर कालीन नहीं ढका है, उसको पूछा है कि कितना क्षेत्र नहीं ढका है। तो जो कालीन है वह 14 वर्ग मीटर है, यानी कि कालीन का लंबाई और चौड़ाई 14 मीटर है। ओके, तो इस कालीन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 14 × 14। पहले क्या करेंगे कि पहले रूम का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फर्श का क्षेत्रफल। तो 26 × 15 लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो जाएगा 15 छक्का 90, 9 30 9 39, 390। ये कमरा का पूरा क्षेत्रफल हो गया। और ये कालीन का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 14 × 14, ये वर्ग है, एक तरीके से वर्ग है तो भुजा स्क्वायर हो जाता है। 14 × 14 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 चौके 16, 196। ठीक है, 196 है, यानी कि 390 जो है ये पूरा, इसमें 396 ढका हुआ है। तो जो नहीं ढका है वो पूछा है, तो 390 में से 196 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 4। ये बचा कितना? 9 1 194। 194 पार्ट जो है 194 स्क्वायर मीटर नहीं ढका हुआ है। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया, 194। क्वेश्चन नंबर 44 है। 1900 रुपये को ए, बी और सी के बीच में इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से 1.5 गुना और बी का हिस्सा सी के हिस्से से 1.5 गुना हो, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए, बी और सी का पहले हिस्सेदारी पता कर लेंगे। ठीक है, तो सी का हम मान लेते हैं x, तो बी का जो हिस्सा है सी के हिस्से से 1/2 यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा है। ओके, यानी 1.5 भी इसे लिख सकते हैं। तो 1.5 गुना ज़्यादा है, तो इसे लिख सकते हैं 1.5x, यानी कि इससे इसका 1.5 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी है। अब बोल रहा है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से 1.5 गुना, यानी 1.5 गुना ए बी से भी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर कर देंगे 1.5x, तो ये बी का हिस्सा है और इसके में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 का, और तो ये हो जाएगा ए का हिस्सेदारी जो कि बी से इतना ज़्यादा है। अब इनका रेशियो हम पता कर लेते हैं। तो 1.5 और 1.5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 और 1.5 का, तो वो हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2 पॉइंट के बाद यानी 2.25, तो ये हो जाएगा 2.25x। ये हो जाएगा बी का हिस्सा 1.5x और सी का हिस्सा x। और पूछ क्या रहा है सी का हिस्सा क्या होगा, तो पहले तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 1 3 3.3 और ये है 1, ये 1x है ना, तो 4.2 और ये 5 7.75 4.75x 4.75x जो है यह टोटल 1900 रुपये है। टोटल हम रेशियो जब जोड़ दिए तो ये 1900 रुपया है, तो इतना बराबर 1900 रुपया। तो x का वैल्यू पता लगाने के लिए इसमें 4/7.5 से डिवाइड कर देंगे। 1900 में 4.75 से डिवाइड कर देंगे। ये दशमलव को हटाए तो ऊपर में चला जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, यानी पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 संख्या है, ये 2 संख्या इसलिए 2 0 1 के बाद रख दिए और ये दशमलव हट गया। अब बचा नीचे 475।
तो 475 लिख देते हैं सीधा। 25 से कट जाएगा ये, 25 से कटेगा, 4 चौके 16, 17 18 19 बार में। 25 से ये 19 बार में कट जाएगा और 25 से 100 4 बार में कट जाएगा ऊपर। अब 19 से इसको काटते हैं तो ये 100 बार में चला जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हो जाएगा 400, यानी कि हमारा जो सी का हिस्सेदारी पता चला 400, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के मूल्य के कुल 480 रुपये हैं। ठीक है, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के उसके पास टोटल 480 रुपये के नोट हैं, नोट या पैसे हैं। सभी नोटों की संख्या बराबर है। सभी नोट जो हैं 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, ये सभी का जो क्वांटिटी है वह बराबर है। कुल नोटों की संख्या क्या है? तो पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों नोटों को जोड़ देंगे। 10 5 1 + 5 + 10, यानी कि टोटल हो गया 16। इन तीनों को जोड़ने के बाद आ गया 16। चूंकि हमारे नोटों की संख्या बराबर है, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, तीनों की संख्या जो बराबर है, तो इसलिए क्या करेंगे कि 480 में 16 से पहले डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 30 बार में कट जाएगा। यानी कि टोटल जो नोट है, 1 रुपये का 30 नोट है, 5 रुपये का भी 30 नोट है और 10 रुपये का भी 30 नोट है। प्रत्येक नोटों की संख्या 30 है। तो चूंकि ये 3 तरह के नोट हैं और पूछा गया कुल नोटों की संख्या, तो 3 × 3, टोटल 3 तरह के नोट हैं, इसलिए टोटल नोटों की संख्या हो जाएगी 30 × 3 = 90। 90 नोट है टोटल, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर निकल कर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 200 मीटर की एक रेस में ए बी को 35 मीटर या 7 सेकेंड से हराता है, तो ए का कुल समय कितना होगा, यानी ए कितने समय में अपने रेस को कंप्लीट करता है। तो देखिए बोला गया है 35 मीटर या फिर 7 सेकेंड से। ठीक है, यानी कि 7 सेकेंड में वह 35 मीटर जाता है, यही बात की यह बोल रहा है। 35 मीटर 7 सेकेंड में चलता है, तो 7 सेकेंड में 35 मीटर चलता है, तो फिर 200 मीटर कितने सेकेंड में चलेगा? 7 सेकेंड में 35 मीटर चलता है, हम इसे ऐसे लिख देते हैं, 35 मीटर 7 सेकेंड में चलता है, तो 1 मीटर कितने में चलेगा? तो 1 मीटर चलेगा 7/35 सेकेंड में। ओके, और फिर 200 मीटर कितने में चला होगा? तो मल्टीप्लाई 200 कर देंगे तो हमारा टोटल समय निकल कर आ जाएगा। तो 7 × 5 = 35 और 5 से ये ऊपर का कट गया, 5 चौके 20 40, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। 40 सेकेंड में ए ने पूरी दूरी तय की थी, 200 मीटर की पूरी दूरी ए ने तय की थी 40 सेकेंड में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। एक ट्रक की गति ट्रेन की गति की 1/3 है। ट्रेन 1230 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। पहले यहाँ देखिए, 1230 दूरी तय करती है, 1230 की दूरी तय करती है ट्रेन 5 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटे में तय करेगी बटे में 5, यानी कि 5 दूनी के 10, 5 चौके 20, 5 छके 30, 246 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ट्रेन 1 घंटे में, यानी कि 246 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही है। और बोला क्या जा रहा है, एक ट्रक की गति ट्रेन की गति की 1/3 है। तो ट्रेन की गति ये है, इतना किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो इसका 1/3 है, यानी कि 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 × 8 = 24, 3 दूनी के 6, 82 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रक दौड़ेगी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया, 82 किलोमीटर/आवर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 9 सेकेंड में एक पोल को पार करती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो ट्रेन दौड़ रही है वह 9 सेकेंड में एक खंभे को पार कर जाती है, एक पोल को पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई बताना है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये ट्रेन है, ये टोटल ट्रेन जा रही है और यहाँ पर एक खंभा खड़ा है। तो इस खंभे को जब ये ट्रेन पार करेगी तो टोटल अपने दूरी के बराबर ही पार करेगी ना। उस खंभे को अगर शुरू से लेकर लास्ट तक अपने ट्रेन को क्रॉस कर जाती है उस खंभे को, तो वो पूरे अपने ट्रेन की लंबाई के बराबर ही तय करेगी। यानी कि ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए उसके द्वारा पार करने में तय की गई दूरी का पता लगा लेते हैं, तो ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी। ओके, तो चलिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह मीटर प्रति सेकेंड में रफ्तार हो गया। 9 सेकेंड में पार कर जाती है। यह 1 सेकेंड में तय की गई दूरी है, ठीक है। तो 9 सेकेंड में यानी कि गुणे 9 सेकेंड में यानी कि गुणे 9 कर देंगे तो 9 सेकेंड में इतनी दूरी यह तय करेगी। तो 9 दूनी की 18, 2 बार में कट गया, 2 से यह 30 बार में कट गया 60, और 30 5 150, यानी कि आंसर हमारा ऑप्शन डी आ गया। 150 मीटर की दूरी तय करेगी ट्रेन, यानी कि ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। ओके, पोल को पार करने में 150 मीटर तय की, यानी कि ट्रेन की लंबाई जो थी वह 150 मीटर थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक आदमी ने 61 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय की। आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह पैदल चला और आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल पर चला। पैदल चलकर तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि 61 किलोमीटर की दूरी को उसने 9 घंटे में तय की थी। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह पैदल चलता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह साइकिल पर चलता है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि कितनी दूरी वह पैदल चलता है और कितनी दूरी को वह साइकिल से चलता है, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि पैदल चलकर तय की गई दूरी कितनी थी। तो यहाँ हमें कैसे निकालना है हम बता देता हूँ। देखिए, 61 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय की थी, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर बोला गया कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह पैदल चला, तो कितना चला यह नहीं पता। तो मान लीजिए, और हमें यहाँ निकालना है कि पैदल तय की गई दूरी, तो पैदल कितनी तय की गई थी, मान लेते हैं x, ठीक है। तो दूरी बटे में चाल बराबर समय होता है, ठीक है। तो x दूरी को तय किया 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, क्योंकि पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। तो x बटे में 4 यह पैदल तय की गई दूरी, पैदल तय की गई दूरी का समय था। अब इसके बाद जोड़ देते हैं, अब कितना किलोमीटर का पूरा दूरी था, 61। तो 61 माइनस x किलोमीटर जो है यह उसने साइकिल से तय की, क्योंकि यह पैदल के बाद उसने पूरी यात्रा साइकिल से तय की थी। तो 61 माइनस x बाई, और साइकिल से किस रफ्तार में किया था, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे में 9 कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का समय निकल गया, पैदल और साइकिल का। तो दोनों समय मिलाकर कितना समय लगा था, 9 घंटे लगे थे, ठीक है। तो बराबर 9 हो गया। ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसी से हम x का पता लगाएंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 9 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 61 में कर देते हैं डायरेक्ट, 4, और ये हो गया 24, 244, माइनस, और इस x का भी 4 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4x, ठीक है। और ये नीचे का मल्टीप्लाई 4 और 9 का मल्टीप्लाई जब हम कर देते हैं तो हो जाएगा 9 चौके 36, और 36 को डायरेक्टली हम इस 9 में तिरछा गुणा भी कर देते हैं, इक्वल टू 9 गुणे 36। यह हमारा इक्वेशन बना। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 9x और ये 4x, इनको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 244। यहाँ पर 9 और 36 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 छके 54 हो गया 5, 9 त्याई 27, और 27 5 हो गया, 7 5 12, यानी कि 32, 324 हो गया, ठीक है। अब ये 244 को इसमें माइनस कर देंगे ले जाके, तो हो जाएगा 5x इक्वल टू, इसको माइनस डायरेक्टली कर देते हैं तो हो जाएगा 0, ये 4 घटा तो हो जाएगा 8, और ये सही। चलिए हो गया 5x इक्वल टू 80, 5x इक्वल टू 80 हो गया सॉल्व करने पे। तो x इक्वल टू आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे 80 में तो 5 एकम 5, 5 छके 30, 16 आ गया, ठीक है। तो 16 किलोमीटर उसने पैदल चला था, उस आदमी ने 16 किलोमीटर पैदल दूरी तय की थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया, 16 किलोमीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, ए और बी क्रमशः 45 और 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए और बी 45 और 40 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिनों में शेष काम को पूरा किया। ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ दिया था, यानी ए जब बी के साथ काम करते करते कुछ दिन के बाद छोड़ दिया तो कितने दिन में उस काम को छोड़ा था, इसका हमें पता लगाना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 45 दिनों में ए और 40 दिनों में बी काम कर सकते हैं। तो ये दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे यह हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम ऐसे लिख लेते हैं 45 और 40,
इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 360, 360। ठीक है, 45 दूनी 90, 9 चौके 36, 4 दूनी की 8, यानी कि 45 से 8 बार में 360 घटेगा, यानी कि ये 8 का और ये 4 9 36 9 का। इसकी कैपेसिटी एक दिन की 8 है और इसकी कैपेसिटी, अब ये देखिए, ये है ए, ये है बी। ए की कैपेसिटी 8 है, ए 8 काम को कंप्लीट करेगा, मतलब कि 8 पार्ट को कंप्लीट करेगा 360 में से एक दिन में, और बी 360 में से 9 पार्ट को कंप्लीट करेगा एक दिन में। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं, तो 9 8 17 दोनों को जोड़ेंगे तो 9 8 17, यानी एक दिन में इन्होंने 17 पार्ट को कंप्लीट किया। टोटल पार्ट है 360, 360 में से 17 को कंप्लीट किया एक दिन में इन्होंने। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद काम छोड़कर ए चला जाता है, तो 17 गुणे एक्स काम जब कंप्लीट हो जाता है तो ए छोड़कर चला जाता है, तो 23 दिनों में बी उस काम को पूरा करता है। तो 23 दिनों में बी अकेले काम को करता है, तो एक दिन में 9 करता है बी, तो 23 दिनों में कितना करेगा, तो 23 गुणे 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिहाई 27, 9 दूनी 18, 19 20, 207, 207 काम को बी अकेले करता है, और टोटल काम था 360, तो 360 में से 207 को अगर माइनस करते हैं तो हो जाता है 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। 153 काम है जो कि ए और बी मिलकर किए थे। ठीक है, और 17 दोनों मिलकर करते थे अगर एक दिन में, तो 17 कंप्लीट करते थे, तो कितने दिन में 153 किए होंगे, तो 17 से हम डिवाइड कर देंगे 153 को, 153 बाई 17, तो हो जाएगा 17 से 9 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 9 दिनों तक ए और बी मिलकर काम किए थे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाता है, ए और बी मिलकर 9 दिनों तक काम किए थे। तो इसी के साथ हमने यह 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर, और इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर से ज़रूर सॉल्व कीजिए खुद से भी, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से इंटरनेट से या फिर बुक से निकालिए और खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलडीसी के एग्जाम में, और आपको और भी अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाया जाएगा, और भी अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, हम सॉल्व करवाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, हम लास्ट एग्जाम तक आपकी तैयारी में लगे रहेंगे, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो हम दोनों मिलकर CISF में स्टार पाने का रास्ता तय करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।